नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें आज आपको हम जानकारी देंगे ड्रोन नीति के बारे में। जी हाँ, क्या कहती है ड्रोन नीति, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है जो कृषि है वो आधुनिक कृषि हो सके, और इसकी तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं और उसमें ड्रोन जो है उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है। इसके लिए हमने देखा पिछले कई वर्षों से प्रयास चल रहे थे, लेकिन हाल ही में हम कह सकते हैं कि नई नीति जो है वो आ चुकी है, जिसका फायदा ना सिर्फ कृषि क्षेत्र को मिलेगा, किसानों को मिलेगा। और इसी नीति को जानने की कोशिश आज हम करेंगे यहाँ पर हमारे कुछ खास मेहमानों से, और इसके लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं शौमिता विश्वास जी, आप संयुक्त सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर अंजुमणि मिश्र जी, आप अध्यक्ष हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं स्मित शाह जी, आप अध्यक्ष हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास पेशकश। तो क्या कहती है ड्रोन नीति, इससे पहले ये जानना जरूरी कि सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। आइए सारी जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। नई नीति के मुताबिक सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण होगा और पंजीकरण या लाइसेंस के लिए अब सुरक्षा मंजूरी लेने और ड्रोन के रखरखाव का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DGCA ड्रोन प्रशिक्षण की जरूरतों को देखेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस जारी करेगा। ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा ड्रोन स्कूलों में होगी। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को उपभोक्ता के अनुकूल विकसित किया जाएगा, जिनमें मानव दखल कम से कम होगा। नए नियमों के तहत ड्रोन का अधिकतम वजन 300 किलो से बढ़ाकर 500 किलो कर दिया गया है। नए नियम के तहत ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत अधिसूचित बंदरगाह सीमा के भीतर ड्रोन संचालन की अनुमति सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान, विनिर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुरूपता का प्रमाण पत्र, रखरखाव का प्रमाण पत्र, आयात मंजूरी, ऑपरेटर परमिट और छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस जैसे बहुत से अनुमोदन समाप्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रपत्रों की संख्या को 25 से घटाकर सिर्फ 5 कर दिया गया है। पुरानी ड्रोन नीति में 72 तरह के शुल्क थे, अब इनकी संख्या महज 4 रह गई है। रिमोट पायलट लाइसेंस का शुल्क 3000 रूपए से घटाकर 100 रूपए कर दिया गया है और ये 10 साल के लिए वैध है। भारतीय ड्रोन कंपनियों में विदेशी स्वामित्व के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। ड्रोन का आयात DGFT की ओर से नियंत्रित होगा। DGCA से आयात मंजूरी की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। निर्माता और आयातकर्ता स्व प्रमाणन मार्ग के माध्यम से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपने ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या का सृजन कर सकते हैं। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए ड्रोन के हस्तांतरण और पंजीकरण को रद्द करने के लिए एक आसान प्रक्रिया तैयार की गई है। 30 नवंबर 2021 को या उससे पहले भारत में मौजूद ड्रोन को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी, बशर्ते उनके पास एक DAN, एक GST भुगतान बिल हो और ड्रोन DGCA की ओर से अनुमोदित ड्रोन की सूची का हिस्सा हो। नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माने की राशि को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है और भविष्य में नो परमिशन नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो फेंसिंग जैसी सुरक्षा और संरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाएगा। इसके अनुपालन के लिए उद्योग को 6 महीने का समय दिया जाएगा। प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन खरीदने के लिए किसान उत्पादक संगठनों में 75% का अनुदान दिया जाएगा। प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन को किराए पर भी लिया जा सकता है। इस तरह के मामलों में सरकार 100% पैसा देगी और ये रकम 6000 रूपए प्रति हेक्टेयर होगी। कृषि ड्रोन के कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने या उसमें सुधार के लिए आधार लागत का 40% या 4 लाख रुपए से जो भी कम हो दिया जाएगा। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि जो ड्रोन की उपयोगिता है उसका सदुपयोग जो है वो हम कर सकें। और अब से पहले हम देखते थे जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें काफ़ी होता था। यहाँ सबसे पहले स्मित जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब ड्रोन की हम बात करते हैं, एक नई तकनीक की हम बात करते हैं, किस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि जब कृषि क्षेत्र को हम देखते हैं तो वहाँ भी इसके लिए हमें और ज़्यादा संभावनाएं जो हैं वो नज़र आती हैं?
जैसे मैं पहले ड्रोन की नीति के बारे में बात करना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों से ड्रोन की नीति को कारगर बनाने का काम चल रहा था, पर अभी अगस्त में पिछले साल 2021 में एक नई नीति लागू की गई है, जिसके अंदर ड्रोन का जो यूज़ है ये पूरे देश में काफ़ी जल्दी बढ़े और काफ़ी इजीली बढ़े, काफ़ी जल्दी बढ़े, इसके ऊपर काफ़ी सोच की गई है और उसको लागू किया गया है जी। अभी जो भी ड्रोन है जो मार्केट में बिकेंगे और कृषि में भी यूज होंगे, ये सब का एक टेस्टिंग और अप्रूवल कंपलसरी है, और वो टेस्टिंग कर देने के बाद में जो भी इसको उड़ाएगा उसके लिए एक बेसिक सी ट्रेनिंग जो केवल ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग जो उसमें है ये 5 से 7 दिन की है, और उसके बाद जो कृषि के बारे में जो पेस्टिसाइड और बाकी केमिकल्स के बारे में इसकी एक एडिशनल ट्रेनिंग है जी। तो सब मिला के 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग करके कोई भी ड्रोन उड़ाना सीख सकता है। चलिए इस बारे में और विस्तार से मैं जानूंगा कि जो ये नीति है ये क्या कहती है। और यहाँ शोमिता जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, अगर हम बात करते हैं कृषि मंत्रालय की कोशिश यही की जा रही है कि जो कृषि है उसमें और आधुनिकीकरण हम उसका कर सकें, और उस दिशा में ड्रोन की जब उपयोगिता की हम बात करते हैं, किस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं? मैं आपको ले जाना चाहूँगी 2019 में, जब एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, टेक्निकल कमेटी बनी थी, और उस हाई लेवल कमेटी पेस्टिसाइड का स्प्रे ड्रोन के द्वारा कैसे किया जाए उस पर विचार विमर्श कर रही थी। और उस हाई लेवल कमेटी ने 2020 में हमें वो रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में बनाते वक्त सभी स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन किया गया, जिसमें ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स थे, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स थे, साइंटिस्ट्स थे, और दूसरे भी और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लिया गया था। और उसके बाद ये डिटेल गाइडलाइंस बनाई गई थी कि कैसे पेस्टिसाइड का स्प्रे ड्रोन के द्वारा किया जाएगा जी। उसके बाद जब हमारे डिपार्टमेंट में जब वो रिपोर्ट आई और हमने स्टेक होल्डर से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि इसको और भी थोड़ा सा सरल भाषा में और करना उचित रहेगा, क्योंकि ये तो एक ब्रॉडर गाइडलाइंस हो गई। तो इस तरह की जब हमारे पास डिमांड आई, तो हमने सोचा कि एक जैसे डिमांड थी कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाया जाए जी। जो फार्मर्स किसान इस्तेमाल कर सके, उसको समझ पाएं, या जो भी उस ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, सरल तरीका रहेगा जी। तो हमने 2 टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाए। उसके बाद तो हमने सोचा क्यों ना ये जो अवसर है, एक पेस्टिसाइड को ही केवल ना देखते हुए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इनपुट होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए, उसके लिए भी एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाए। तो हमने 2 ऐसी एक्सपर्ट्स ग्रुप बना दी। और ये हम डॉक्टर नीलमणि, क्योंकि अभी जैसा कि शोमिता जी ने बताया कि कैसे हमने बदलाव जो है वो किए हैं, आप उनको कैसे देखते हैं जब हम उसकी बात करते हैं कि जब किसानों के बीच ड्रोन पहुंचेगा और जो उसके मानक हम कह सकते हैं सुपी जो हैं, वो कैसे उसको परख पाएंगे, जिस तरह का आप हम कह सकते हैं धरातल पर उसका जो विस्तार हो सकेगा? जैसा मैडम ने बताया कि ड्रोन का 2019 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ कि हम कैसे कृषि में ड्रोन जो है वो ले आए जी। और मेरा सौभाग्य था कि पहली कमेटी में भी मैं कन्वीनर था, और दूसरी एक कमेटी में भारत सरकार ने मुझे चेयरमैन बनाया था, जो न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन की थी। और इसमें बहुत डिस्कशन हुए, जो रिपोर्ट आई बाद में वो काफ़ी डिस्कशन के बाद। और एक इसकी खासियत थी कि जब हम इस रिपोर्ट को पहले में और बाद में भी, और ये मंत्रालय का और मैडम का जो है एडवाइस थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि आपने अपना कमेटी बनी, आपने रिपोर्ट दे दिया, लेकिन ये ज़रूरी था, हमने पायलट एक्सपेरिमेंट किए जा करके हरियाणा में दूसरी जगहों पर ड्रोन उड़ाए, ड्रोन को देखा, उनकी इफिकेसी देखा जी। हमने जो पेस्टिसाइड कंपनियां थी उनके रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड किया, ड्रोन की कंपनी जो थी उनको यूज किया, अपने साथ लिया, ड्रोन फेडरेशन के लोगों को अपने साथ लिया। और ये था थॉट प्रोसेस की जो नीति आए वो सबको एक्सेप्टेबल हो। जब हम सबसे डिस्कस करके करेंगे तो सबसे इजीली, जो मैडम का पर्टिकुलर एडवाइस थी कि एक्सेप्टेबल हो, तो ये लेकर के और उसको बताया मैडम ने कि कैसे फाइनली रिलीज हो गया। अब इसमें ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले तो यह है कि किसान ड्रोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कृषि में उपयोग करने की भारत सरकार ने मंजूरी दे दी। एक दूसरा ये कह दिया, क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, तो इसमें हमें हर तरीके का वो प्रयास करना है
कि किसी भी तरीके की गलती ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग ये सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं है, अप्लाइंग टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए ये जानना जरूरी था कि भाई इसमें हर वो प्रिकॉशन लिए जाए, जैसा मैडम बात करें डूज एंड डोंट्स। तो तकनीक को हम कह सकते हैं, अगर सदुपयोग है तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी है, उससे हमें बचना होगा। इसलिए ये जरूरी था कि इसमें 3 तरह की बातें थी। एक तो यह है कि कुछ तो चूंकि फ्लाइंग इक्विपमेंट है तो आपको डीजीसीए की जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से सब कुछ मीट करना जरूरी था जी। आपको जैसे हमें मान लीजिए कि अगर ड्रोन ले रहे हैं तो वो अप्रूव्ड ड्रोन होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि उसका अपना यूआईएन होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, फिर उसकी परमिशन मस्ट है कि आप अगर नो परमिशन नो फ्लाई, मतलब ये कंप्लीट है तो जितने भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाए। अगर कोई ऐसा जोन है जहां पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते वहां ना उड़ाइए, तो इसलिए वो कैटेगराइजेशन से उसको मैच करना था जी। तो ये सारा चीजें डीजीसीए के आस पर थी और वो कमेटी ने ही रिकमेंड किया था कि इसको कृषि ड्रोन या किसान ड्रोन करके दिया जाए, और डीजीसीए ने बड़ी गंभीरता के साथ उस पर विचार करके और इसकी उपयोगिता को समझते हुए ये कहा कि नहीं, कृषि में ड्रोन उपयोग होना शुरू होना चाहिए। यहाँ स्मित जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, जैसे कि अभी बताई जो चुनौतियां थी उसमें यहाँ पर इंद्रमणि जी ने, कैसे आपको लगा कि ये सरलता के साथ अगर किसान के बीच पहुंचेगा तो और बेहतर तरीके की उड़ान जो है भर सकेगा वहां पर? तो यहाँ पे जो उद्देश्य है ड्रोन को आगे लेकर जाने का वो ये नहीं है, जैसे जब हम जनरली किसी से बात करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा क्या किसान भी ड्रोन खरीदेगा, तो उद्देश्य ये नहीं है। उद्देश्य ये है कि किसान ड्रोन को यूज करेगा, किसान के काम के लिए ड्रोन फायदा कराएगा, चाहे वो खरीदे, अगर उसके पास ज्यादा जमीन है और ज्यादा वो खेती कर रहा है और बड़ी जगह है तो वो बिल्कुल खरीदे। वरना जो इसका मेन पहलू है वो ये है कि ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि विज्ञान केंद्र और किसान ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये आगे जाएगा। शोभिता जी, अगर देखा जाए ना सिर्फ तकनीक बल्कि इसके साथ साथ एक किसान की उम्मीद भी जुड़ती है कि हमें किस तरह का फायदा इससे मिलेगा। हमारे खेत को फायदा मिल रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं आर्थिक मदद की, सरकार यहाँ पूरी कोशिश कर रही है। मैं चाहूंगा उस बारे में भी अगर आप जानकारी साझा करें, किस तरह की मदद जो है वो की जा रही है ड्रोन के लिए। हमने SOPs तो जारी कर दी, उसके बाद प्रश्न हमारे पास ये था कि इनको किसान तक कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, कैसे उन तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाए जी। तो हमारे पास ऑलरेडी एक स्कीम थी, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। उसमें हमारे पास मशीनरी की एक लिस्ट होती है, शेड्यूल होता है, जो मशीनरी किसान को सब्सिडाइज्ड रेट पे दी जाती है, या जो किसान नहीं खरीद सकता है वो कस्टम हायरिंग सेंटर, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स के माध्यम के द्वारा वो मशीन उनको किराए पे मिल सकती है। तो हमारे पास ये एक ऑलरेडी एक स्कीम अवेलेबल था, तो उसी में हमने ड्रोन्स को भी का समावेश हमने कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी पहल हमने की हमारे मंत्रालय से, और अब ये हो गया है, उसमें 3 बड़ी बातें जो आई हैं। नंबर 1 ये कि कृषि ड्रोन ये एक बड़ा नई टेक्नोलॉजी आई है, तो ये ज़रूरी रहेगा हमारे लिए कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन कृषि किसान हो या दूसरे भी स्टेक होल्डर्स हों, जैसे ड्रोन चलाने वाले हमारे बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा हैं वो देखें कैसे उसका उपयोग होता है, और इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन बड़ी तादाद में इसका डेमोन्स्ट्रेशन सभी क्षेत्रों में होना ज़रूरी है। तो वो एक कंपोनेंट हमने उसमें ऐड किया, और उसमें ऐसा डाल दिया कि जो हमारी फार्मर्स ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन कर पाएंगी। ICR की बहुत बड़ी एक नेटवर्क है, KVKs का या दूसरे भी संस्थान हैं, उनके द्वारा इनका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। और तीसरा है हमारे पास स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनका भी नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो उनके द्वारा भी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। जो प्रशिक्षण है वो देखिए अलग अलग स्तर पर हो सकता है, लेकिन यहाँ इंद्रमणि जी अगर हम बात इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि इन सभी संस्थान को हम बिल्कुल 100% हम सब्सिडी दे रहे हैं ताकि वो ड्रोन को खरीद पाए और उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर पाए। 100% का अनुदान, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात होती है। हमें 2 तरीके के प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी, एक तो ड्रोन को उड़ाने की
उसका जैसे बताया ना कि ये रिमोट पायलट मशीन है, तो रिमोट पायलट मशीन में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको कैसे ऑपरेट करना है, एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली होना है, तो वो उनको उसका प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है। और दूसरा, जब मंत्रालय की तरफ से ये भी था कि प्रशिक्षण यहीं नहीं खत्म हो जाता, प्रशिक्षण ये भी ज़रूरी है कि अगर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड के यूज के समय क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हैं तो उनकी क्या सावधानी। इसीलिए ये रखा गया कि जैसे मैं बात कर रहा था कि डीजीसीए के साथ जो चीज़ें थी वो तो डीजीसीए के क्लियरेंस जिन जिन पर है आपको वो लेना होगा। दूसरा हो जाता है कि जो हमने एसओपी में रिकमेंडेशन दी कि ऑपरेशन के पहले की क्या तैयारियां हैं, ऑपरेशन के दौरान क्या सावधानियां हैं, और ऑपरेशन के बाद क्या सावधानियां हैं, कहीं अब लेकर के याद है। तो ऑपरेशन के पहले की सावधानियों में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप परमिशन होनी चाहिए, स्टेट वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको इन्फॉर्म करना होगा, 24 घंटे के पहले की बात है, ताकि वहां पर ये पता रहे कि कोई ऐसे जानवर, एनिमल या ऐसे व्यक्ति उस एरिया में न रहें जिनकी आवश्यकता नहीं है, ताकि ड्रोन को फ्रीली आप अप्लाई कर सके, अगर कोई घटना दुर्घटना की संभावना जीरो रहती है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर आपको टाइमलीनेस इंश्योर कर रहा है कि एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइमलीनेस, चाहे बुआई का है, चाहे कटाई का है, चाहे प्लांट प्रोटेक्शन का है, जिस समय होना है उसी समय हो। वो कैसे पॉसिबल है? बचत काफी बचत समय और की उसी समय हो, जहां मैंने बताया कि आपको जहां घंटों लगते थे वहां 7 मिनट में आपका काम बिल्कुल। लेकिन जब तो ये काम कैसे होगा ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें जी जो इसकी और तकनीकी बातें हैं वो आपसे मैं समझना चाहूंगा। अगर कोई ड्रोन उड़ाना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ जो शैक्षिक योग्यता की हम बात करते हैं वो क्या रह सकती है, क्या किस तरह का जो लाइसेंस है वो इसके लिए हम आवश्यक मान सकते हैं, अगर है तो कहाँ इसके लिए हम आवेदन कर पाएंगे, और क्या उसमें हम मदद कर सकते हैं किसान की जिसको जानकारी नहीं है लेकिन वो तकनीक को अपनाना चाहता है? इसका मैं एक अलग तरीके से जवाब देना चाहूँगा। जैसे ड्रोन जब उड़ता हुआ हम देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये प्लेन की तरह है, पर ये प्लेन की तरह नहीं, ये बिल्कुल एक मोटरसाइकिल या गाड़ी की तरह है। जैसे हर मोटरसाइकिल या हर गाड़ी जो बनाता है वो एक बार इसकी टेस्टिंग करता है और अप्रूवल मिलने के बाद लाखों करोड़ों में बना के पूरे इंडिया में बेचता है। तो ड्रोन का भी वैसे ही है, जो ड्रोन बना रहा होगा वो एक बार टेस्टिंग कराएगा, डीजीसीए से अप्रूवल लेगा और उसके बाद में उसको बेचना शुरू करेगा। उसके बाद जैसे ही हर गाड़ी और हर मोटरसाइकिल में आगे एक नंबर प्लेट लगी होती है, वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो इंद्रमणि जी ने भी कहा, वैसा ही हर ड्रोन को रजिस्टर करना होगा। ये मैन्युफैक्चरर खुद करके देगा, जो बना रहा है ये खुद करके आपके नाम देगा। ये गाड़ी में भी और मोटरसाइकिल में भी यही होता है। इसके बाद अब जब आप गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसके लिए आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है। वैसे ही इस केस में ड्रोन का एक पायलट सर्टिफिकेट है जी। अब ये गाड़ी की तरह 50 या 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है कि शायद मैं आपको सिखा दूंगा या आप मुझे सिखा देंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा ट्रेनिंग अभी का जरूरत रखा गया है। सो आप डीजीसीए अप्रूव्ड कोई भी ट्रेनिंग स्कूल के पास जा सकते हैं जी। 5 से 7 दिन का एक कोर्स कर सकते हैं और मात्र 5 से 7 दिन में आप ड्रोन उड़ाना सीख जाएंगे। खासतौर से शोमिता जी, अगर देखा जाए आज के समय में हम बात करते हैं एग्री स्टार्टअप्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, तो क्या इस दिशा में भी जो ड्रोन है वो मदद कर पाएंगे हमारे देश के युवाओं की? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। इसमें हमने प्रावधान रखा हुआ है हमारी जो स्कीमेटिक गाइडलाइंस में जी। कि एक तो ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये भी चलाएंगे हमारे जो युवा हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे जो एग्लोमरेशंस हैं, अर्बन एग्लोमरेशंस हैं, वहाँ के युवा कस्टम हायरिंग सेंटर चला पाएंगे, जहाँ पर दूसरी मशीनों के साथ ये ड्रोन्स का भी सर्विसेज वो किसानों को प्रोवाइड कर पाएंगे जी। तो कस्टम हायरिंग सेंटर में केवल हमारे ये युवा ही नहीं, जैसे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी हमने प्रावधान किया हुआ है, पैक्स हैं उनके लिए प्रावधान किया हुआ है कि वो लोग वो जो ग्रामीण स्तर की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारी इंस्टीट्यूशंस कस्टम हायरिंग सेंटर्स में ड्रोन को चला पाएंगी। दूसरा इसका एक और पहलू ये है कि इसमें हमने एक ये प्रावधान रखा है कि जो युवा ग्रामीण क्षेत्र में बीएससी एग्रीकल्चर होगा तो उसको और भी बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी का प्रमाण भी थोड़ा बढ़ाया हुआ है। 50% तक का सब्सिडी ऐसे युवाओं को दिया जाएगा ड्रोन टेक्नोलॉजी को ग्रामीण स्तर पर लाने के लिए। तो इस तरह से ये स्टार्टअप्स को का एक क्या प्रमोशन के लिए बढ़ावा दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ग्रामीण स्तर पर भी दे सकता है और छोटे छोटे जो हमारे शहरी एग्लोमरेशंस हैं उनमें भी दे सकता है। जब हम ड्रोन क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि जो शायद एग्री स्टार्टअप हैं उन्होंने आवेदन करे होंगे पहले से, क्या कुछ उसमें अभी तक हासिल? मैं इसको
जैसे बताया कि बहुत ही पॉजिटिव बदलाव के रूप में देखा कृषि में यूथ के एजुकेटेड यूथ के को अट्रैक्ट करने का ये सारे जो उद्देश्य हैं भारत सरकार के, वो इस तरह की टेक्नोलॉजी से मीट होगा। उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। साथ ही इसमें जो आपसे भी समझना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने बताया कि क्या क्या आवश्यकताएं इसके लिए हम मान सकते हैं, अगर एक युवा भी हैं अगर वो इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कई ऐसी बातें भी होंगी जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो ये एप्लीकेशन है ये प्रिसीजन एप्लीकेशन है, तो इसके आगे पीछे कुछ चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरर जो ड्रोन दे रहा है वो बताएगा कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है और इसके हिसाब से ड्रोन को उड़ाना है। दूसरा जो है कि जनरली हम जैसे पेस्टिसाइड को या एप्लीकेंट को स्प्रे कर रहे थे तो उसको भी हम कैसे स्प्रे कर रहे थे और कौन सी मात्रा में स्प्रे कर रहे थे, और ड्रोन से हमें कौन सी मात्रा में स्प्रे करना है तो उतनी ही मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि आप प्रिसीजन स्प्रेइंग कर रहे हैं तो जो पानी की मात्रा है और पेस्टिसाइड की मात्रा है दोनों ही घट जाती है जी। उसका जो डाइल्यूशन है और मिक्सचर है ये भी इसका प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है, तो वो सब चीज को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो ध्यान रखेंगे तो ही ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है इसका असली फायदा सामने आएगा। खासतौर से शोभिता जी, अगर हम बात करते हैं, जब वित्त मंत्री ने बजट के दौरान जो बातें कही थी, न सिर्फ ड्रोन तकनीक को और बढ़ाने के लिए बल्कि हम आगे बढ़ रहे हैं रसायन मुक्त खेती की तरफ, तो कहीं ना कहीं जो पहले अंधाधुंध इस्तेमाल जो किया जाता था रसायन का वो भी इसके जरिए कम हो सकेगा, और इसके साथ साथ नई तकनीक हम अपना पाएंगे, और जो आत्मनिर्भर कृषि के जरिए आत्मनिर्भर भारत की हम बात कहते हैं वो और ज्यादा साकार हो सकेगी। आत्मनिर्भर भारत की बात की है, वैसे उस तरह की पॉलिसी भी ली गई है, चाहे वो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी वो उसमें आत्मनिर्भर बने या फिर हमारी जो इनपुट कॉस्ट है क्रॉप के लिए पर यूनिट एरिया के लिए वो भी कम होगा। जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे स्मिथ जी कि जैसे कम मात्रा में अगर हम कम मात्रा इनपुट लेंगे और उसका इस्तेमाल करके अगर उतनी ही प्रोडक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं हम जो मुनाफे को बढ़ावा दे रहे हैं, दैट इज, और हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो बाहर के जो देश हैं वो लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर में काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो हम भी उसी रास्ते में चलेंगे कि ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जो हमारे केंद्र सरकार ने लिया है कि जिसमें हम इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे जब हम ड्रोन से पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, जब ड्रोन से हम न्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे कर सकते हैं ना, जैसे नैनो फर्टिलाइजर की बात हो रही है, तो नैनो फर्टिलाइजर में ड्रोन बहुत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और आगे चल के जो हमारे हम नेचुरल फार्मिंग की भी बात कर रहे हैं, जिस तरह के भी कोई भी इनपुट हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो, सीड ब्रॉडकास्टिंग, छोटे छोटे जो बहुत माइन्यूट सीड्स होते हैं उनको भी ड्रोन से हम स्प्रे कर सकते हैं, या फिर नैनो फर्टिलाइजर उनका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो हमारे दूसरे जो ऑर्गेनिक वो भी हो सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ड्रोन टेक्नोलॉजी का। जब फायदे की हम बात करते हैं डॉक्टर इंदुमणि, तो और ज़्यादा जो फ़ायदा है वो अब कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, बल्कि जो गुणवत्ता है उसमें भी कुछ इजाफा हम देख पाएंगे। आगे हम ड्रोन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को जोड़ करके हम ये करेंगे कि वेरिएबल रेट एप्लीकेशन, वहीं पर पेस्टिसाइड डाला जाए जहां जरूरत है, वहीं पर फर्टिलाइजर डाला जाए जहां जरूरत है। तो आप सोचिए कि जो हम एक रूप से जस्ट ढेर सारा फर्टिलाइजर रिकमेंडेड डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां आवश्यकता उसे तो वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो पाएगी। एक दूसरा डेफिनेट रूप से इस पर अब रिसर्च आईसीआर में भी हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर पर नेपा करके उसका नाम है, और उसमें यही बातें रखी गई हैं कि डिफरेंट एरिया में प्रिसीजन टेक्नोलॉजी जो पर्टिकुलर ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक को यूज किया जाए। तो हम कृषि का एक वैज्ञानिक जो पहलू है वो अभी बहुत इंटेंसिफाई हो रहा है, और हम आने वाले समय में कृषि बिल्कुल प्रिसीजन आधारित और इंजीनियरिंग आधारित होगी। शोभिता जी, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार किसानों को यही कहते हैं कि अब आधुनिक कृषि की तरफ हमें बढ़ना है, और जय जवान जय किसान के साथ जब जय विज्ञान का नारा दिया गया था तो कहीं ना कहीं एक सोच सकारात्मक रही कि इस तरह की जो तकनीक है नई, इस तरह की जो नई नीतियां हैं वो हमें लानी होंगी इस देश के विकास के लिए और कृषि क्षेत्र के विकास विस्तार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने मुकुल जी कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री ने जो घोषणा की हमारे बजट अनाउंसमेंट में किसान ड्रोन की, और माननीय प्रधानमंत्री प्रत्येक
फोरम में इस टेक्नोलॉजी का बहुत प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि ये ड्रोन बहुत मील का पत्थर साबित होगी, और इसीलिए ये पूरा एक इकोसिस्टम बिल्डअप हो रहा है। ये एक बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। जब एक इकोसिस्टम बिल्डअप होता है, दूसरे मिनिस्ट्रीज में भी इसका मतलब पॉलिसी डिसीजन लिए गए। डीजीसी है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जहाँ पर हम ड्रोन के इंपोर्ट्स का बात करते हैं कि उसको इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए या घटाई जाए, किस चीज़ में बढ़ाई जाए ताकि हमारे अपने इंडिजिनस ड्रोन्स बने, या फिर पीएलआई स्कीम है उसका अगर लॉन्च किया जाए, वो एक इकोसिस्टम डेवलप करता है। या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर दिया है कि अभी किसी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया है कि प्लेटफॉर्म में आइए और आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग कर दी गई है। तो इतनी सारी बातें हुई हैं। फिर कृषि मंत्रालय ने स्कीमेटिक गाइडलाइंस में इसका समावेश कर दिया। ये तो बहुत मेजर स्टेप्स है। ये एक बहुत अच्छा और विकासमय एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। अब बात ये है कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमारे जो किसान हैं, इसका भरपूर उपयोग करें। नए भारत की जो नई कृषि है, जाहिर तौर पर आत्मनिर्भर कृषि होगी जो निर्माण करेगी एक आत्मनिर्भर भारत का। तो फिलहाल आज के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।